विक्टिमों के पास वो माइक आ गया, आवाज़ आ गई, तो अपना जो विक्टिमाइजेशन है वो इतना आर्टिकुलेटली बता रहे हैं ताकि आगे वाले को भी आपने मॉरली और लीगली कंपेल कर दिया कि इस चीज़ों को आपने समझना चाहिए। जो विक्टिम क्लास है, वो विक्टिम क्लास को वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से दिखाई देती है कि उनके इश्यूज को अभी आप साइडलाइन नहीं कर सकते। नमस्ते। आज सूरज येंगडे हमारे साथ हैं। बहुत परिचय के मोहताज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में इनका कॉलम, जो साप्ताहिक कॉलम है, कई साल से चल रहा है। इसके अलावा इनकी किताब कास्ट मैटर्स ने काफ़ी धूम मचाई है। उसके कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। बात करते हैं सूरज येंगडे से। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप भाई, मुझे आप फिर से बुलाए यहाँ पर। मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज आपसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। क्या मज़ा आएगा जी। सूरज जी, मैं बातचीत की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि आप साउथ अफ्रीका में रहे लंबे समय तक, फिर यूएस में रहे लंबे समय तक, हार्वर्ड में, अब आप ऑक्सफोर्ड में हैं 2 साल से और सारी दुनिया घूम रहे हैं। वहाँ से भारत कैसा दिखता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, कैसा दिखता है। वो बात एक परसेप्शन की भी है और रियलिटी की भी है। वहाँ से काफ़ी डरावना दिखता है। जो अखबारों में पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, काफ़ी चिंतित करने वाला एक दृश्य दिखाई देता है। काफ़ी डिविजिव, पोलराइज्ड, भयंकर रूप से दिखता है। क्यों ऐसा 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 क्या हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया या करते हैं जिसकी वजह से आपको भारत डरावना और डिविसिव, और जो आप सारे सुपरलेटिव्स यूज कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा क्या करते हैं? ये करते तो कुछ नहीं है, पर जो करने की बात है उसमें कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। अगर हम इसको एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देखें तो करना न करना ये अलग बात है, पर इंटेंशन क्या है और इंटेंशन का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो खुद के दिमाग से हो रहा है या उसको परसेप्शन लेयर से बनाया जा रहा है। तो उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो भारत में जो इश्यूज़ को, जो सोशल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, भारत के संविधान के रूप से जो बातें की जाती है, उसको कहीं ना कहीं लोगों में एक ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा किस ढंग से आकार लेगी ये बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी होती है, पर जब भी लेती है वो थोड़ी सी चिंतित करने वाली होती है। वो हर सर्कल की बात है। राइट। हर एक सवाल मैं आपके लिए मैं फ्रेम कर रहा हूँ कि आपने भारत को जिस तरह से देखा, आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं, एक बर्ड्स आई व्यू भी है, और आप भारत में रह के भी भारत को आपने जाना है। तो आप कह रहे हैं कि इसका जो जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और इसके इंटेंशनलिटी को लेकर आपके एप्रीहेंशंस हैं, क्या आप अभी के भारत को, जो इतना बड़ा देश है, इकोनॉमी इसकी लगातार बढ़ रही है और क्लेम है कि ये विश्व गुरु है और ये कोई एक पास्ट में कोई ग्लोरी थी जिसको रिक्लेम करने की बात हो रही है, तो इसमें आप बड़ी बाधाएं क्या जानते हैं? इसको थोड़ा आप डिटेल में हमें बताइए कि कहाँ जाकर ये पूरी कहानी फंस जाती है और एक ओवरऑल एक इमेज बनती है कि भारत जो है वो इतना सुंदर और इतना सुनहरा नहीं है जितना कि क्लेम है। नहीं, देखिए, हर देश के अंदर, देश के जो अलग समाज के लोग रहते हैं उसका एक अपना एक भगवान होता है, और उन्हीं देश के स्ट्रक्चर में जो लोग रहते हैं उनका भगवान अलग होता है। अब हमारे समाज में, भारत के समाज में, ये एक भगवान नहीं है, ये अनेक भगवान हैं। और वो किसी के धर्म से, किसी की जाति से, किसी के भूभाग से वो अलग भगवान हैं। हर देश को याद खुद को रखने के लिए उनको ये मिथ्य बनाने होते हैं, और वो मिथ हर दुनिया का हर देश बनाता है और वो एक्सेप्टेबल मिथ हो जाते हैं। बाबूराव बागुल जो मराठी के राइटर थे, वो कहते थे कि जैसा मिथ्यों के आधार पर ही भारत की संस्कृति को
समझा गया है, उस मिथ्यों को वो कहते थे कि दलित समाज ने किस तरह से देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि तुम अपने भी मिथ्य बनाओ। उसको फिर इवेंचुअली उसकी जो ग्रेजुएशन होती है वो क्लासिक्स पे हो जाती है, फ्रॉम मिथोलॉजी टू क्लासिक्स। और क्लासिक्स जब होती है तो हिस्टोरिकल पोल बनता है वो। इस परिस्थिति को जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि भारत के इतिहास में जो रुचि है, इतिहास में 3 प्रकार के लोगों की रुचि होती है, वर्गों की होती है। पहला जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इतिहास को देखते रहता है। दूसरा ये गरीब वर्ग है जिसको इतिहास से कुछ ना कुछ पन्नों से उसको राहत मिलती है कि कुछ इंसिडेंट्स हुआ, हमारे फलाना कुछ भगवान थे या जो भी थे या हमारे गुरु थे। सूदिंग एक्सपीरियंस एक उनका आता है शायद, उनको एक लगता है। और जो तीसरा वर्ग है जो इतिहास के पन्नों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो यहाँ का डिससेटिस्फाइड वर्ग है। वो उसकी कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो भी इतिहास को देखता है पर वो इतिहास को ये दोनों से अलग देखता है। वो उस इतिहास को एक डिस्टॉर्टेड व्यू से देखता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये इतिहास की देखने की दृष्टि पॉजिटिविस्ट हो सकती है या फिर रिडक्टिव हो सकती है। भारत की जो सर्टेन आइडियोलॉजिकल परसेप्शन जो बनी है वो रिडक्टिविस्ट हिस्ट्री है ताकि उसकी सिंप्लीफिकेशन हो सके। गरीब लोगों को वो इतिहास पसंद है क्योंकि वहाँ पर एनिमी सिंपल तरीके से बताया गया कि ये तेरा दुश्मन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसने तेरे को ऐसा करके बताया। अगर आप पुराण पढ़ोगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, पोएट्री है, उसके अंदर आपको एक दुश्मन नहीं दिखेगा। दुश्मन के अनेक आकार है, अनेक एपिसोड से। कभी कभी हस्बैंड में ही आपको दुश्मन दिखने लगता है, कभी कभी व्यभिचार जो होता है उसमें भाइयों बहनों में या जो भी रिलेशंस हुए हैं उसमें आपको दिखता है। पर सिंप्लीफाइड रिडक्टिव हिस्ट्री में ये हो गया है कि हमने नायक और खलनायक बना दिए। अब उसमें गरीबों लोगों को नायक से ज़्यादा रुचि है, पर जो डिससेटिस्फाइड वर्ग है वो ये सवाल पूछ रहा है कि खलनायक को खलनायक क्यों बनाया गया, इसके खलनायकी के कारण क्या है, वो सवाल पूछ रहा है। तो भारत के आज के परसेप्शन से जो गरीब और एस्पायरिंग मिडिल क्लास है वो इस सेकंड कैटेगरी में बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि शायद इतिहास के पन्नों से और ऊर्जा मिले। इसके लिए आज हमारे पास हिस्ट्री इज़ अ वेरी प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इट्स नो लॉन्गर अ मेटाफोर। आप इतिहास के बारे में कुछ बोल के देखो, आपको लोग मारने आएंगे, केस दर्ज करा देंगे। इतिहास का रास ही है कि इतिहास हो गया है वो, पर हम इतिहास को जाने नहीं दे रहे। एक तरीके से किसी की मौत हो गई तो उसको जला नहीं रहे, उसको दफन नहीं कर रहे, हम चाह रहे कि वो साथ में रहे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर का एक वर्ग है जो इतिहास को रहे ना रहे उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको ये करना है कि मैं आगे मेरा वर्चस्व कैसे टिका के रखूँगा। इसके लिए इतिहास का इस्तेमाल, एक तरह से मेमोरी का एक तरह से इस्तेमाल है ये कि किस तरह से आप आगे के लिए अपने को पोजीशन करते हैं। इसमें एक सवाल मैं थोड़ा सा आपको सामने की तरफ लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं और दुनिया की जो ट्रेजेक्ट्री या आइटनरी बनने वाली है, जो मॉडर्निटी जिस तरह से आई है और फिर टेक्नोलॉजी और सारा कुछ नॉलेज को जिस तरह से अब देखा जा रहा है, जॉब जिस तरह से क्रिएट हो रहे हैं फिर नष्ट हो रहे हैं, परिवार जैसे बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं, तो ये जो मॉडर्निटी की पूरी जो मेन स्ट्रीम है जो वेस्ट से असर हुई, पश्चिम से आई, इस यात्रा में आप भारत को कहाँ पर सिचुएट कर रहे हैं? क्या हम उनके साथ जा रहे हैं, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, या बीच में कहीं पर सिचुएट हो रहे हैं? भारत का जो पूरा, क्योंकि भारत तो वैसे कोई एक मोनोलिथ नहीं है, अलग अलग समाज के अलग अलग ट्रेजेक्टरीज हैं, लेकिन फिर भी अगर एक देश और पूरे समाज के रूप में अगर आप देखें तो आधुनिकता के नए दौर में भारत कहाँ सिचुएट होता हुआ दिख रहा है? आपके अपने जो ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या बता रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं, हम क्या जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ का जो एलिट वर्ग है वो हमेशा खुद का फायदा देखता है। यहाँ का एलिट वर्ग सवर्ण है और सवर्णों ने हमेशा से जहाँ से उनका फायदा उनको मिला जिस मोड़ पर उन्होंने वो लिया
और वो जो अप्रोच है, वो अप्रोच को उन्होंने लिबरलिज्म के कंजर्वेटिज्म के दृष्टिकोण से देखा है। प्योर कंजर्वेटिज्म नहीं है, लिबरल कंजर्वेटिविज्म है। और फिर उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो भी एडवांस्ड उनके लिए है, उन्होंने उसको सबसे पहले काबिज करने की कोशिश की। यहाँ का जो सबल्टन क्लास है, यहाँ का जो पिछड़ा हुआ है, उसको एक सर्कल में बांध दिया है और उसी के अंदर लड़ने के लिए वो मौजूद है। तो ये मुझे लगता है भारत के दृष्टिकोण से वी कैनॉट जनरलाइज सिंपली बिकॉज ये दो पड़ाव हमको देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग तरह से लोग अप्रोच कर रहे हैं। एलिट जो है वो वेस्ट के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है खुद को, बिल्कुल, और उसकी स्ट्रेटजी है कि बाकी लोग बिल्कुल यहाँ के अपने एक सर्कुलर मोशन में उसको ट्रेडिशन बता रहा है, उसको पुराण बता रहा है, उसको हिंदी बता रहा है, उसको हिंदी पढ़ो। इनफैक्ट राम मनोहर लोहिया जो खुद जर्मनी से पढ़ के आए थे, उन्होंने हिंदी का पुरस्कार किया। और हमारे जो उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी आज उनकी समस्याएं कितनी खतरनाक बड़ी हो गई, क्योंकि वही नहीं, वो तैयार ही नहीं है, नहीं, वो दूसरे स्टेट में जाके नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो दृष्टिकोण हमारे इधर आया, और फिर उन्होंने क्या किया, इंग्लिश की जो इक्वेट की, इंग्लिश यानी वेस्टर्न उसको इक्वेट किया गया है, उसको साइंस से, मॉडर्निटी से, और तू रिचुअल को फॉलो करने वाला, तू एक देहाती है, यानी तू गंदा है, नीचला है, ये जो कैटेगरी बनी, उसके वजह से जो 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 दड़प के रहे वाला जो वर्ग था, ये सेकंड कैटेगरी का, उसको कहीं ना कहीं बदला लेना था। मोदी के दृष्टिकोण से वो सोच रहा है कि वो बदला ले रहा है एलिटिज्म का, ये जो एंटी एलिट लिबरल थॉट के लिए दृष्टिकोण से था। अब जहाँ रही भारत की पढ़ने वाली बात, तो इसमें आप कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज की कमेंट्री ढूंढ के निकाले अखबारों की, ये सेटिस्फाइंग नहीं है। आप कोई भी अखबार उठा के देख लो, क्योंकि एक लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की एक बात होती है, वो यहाँ दिखती नहीं है। पर जहाँ तक फ्यूचर की बात है, पब्लिक डिप्लोमेसी भारत सरकार की इज डिफरेंट देन डोमेस्टिक पॉलिसी, ये हमको समझना होगा। डोमेस्टिक में जो करेंगे वो वहाँ जाकर नहीं कर सकते, ये हमारे समाज के लोगों को अभी तक उसका समझ में नहीं आया। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ बैठकर अगर किसी को कुछ बोल देंगे या कुछ अपना दिमाग लगाकर किसी को हम एक पॉइंट आउट करेंगे तो कहीं कुछ बदल सकता है। तुम ऐसे इको चेम्बर में रहते हो जहाँ पर वॉल्यूम को वैल्यू है, वॉइस को नहीं है। इसमें एक्चुअली जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, तो उसमें आपने जैसे कहा कि इलीट इस पूरे मॉडर्निटी को अलग ढंग से अप्रोच कर रहा है और बाकी जो सोशल क्लासेस हैं वो उसको उस तरह से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इसमें ये प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि जो यहाँ का इंडिया का अंडर क्लास है, जो मिडिल कास्ट या लोअर कास्ट जिसको बोलते हैं कास्ट हायरार्की में, वो या रूरल जो लोग हैं या पुअर हैं, उनको वेस्टर्न मॉडर्निटी के साथ अपना रिलेशन कन्फ्रंटेशन का लेना चाहिए या उसके साथ उनको सिंक्रोनाइज्ड हो जाने की कोशिश करनी चाहिए? उनकी एक नॉर्मेटिव आइडियल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? देखिए, तुम्हारे मतलब आप समझिए कि एक गांव के बच्चे को आपको बताना है उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट से कि तुमको वेस्ट को कैसे देखना है, दोस्त की तरह, दुश्मन की तरह, सहयात्री की तरह, को ट्रेवलर की तरह, क्या करना है इस मॉडर्निटी का जो कि वेस्ट में आई पोस्ट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके साथ कैसे अप्रोच करना है? देखिए, सबसे पहली बात है आपके पास ऑप्शन है क्या चुनने का, और जब ऑप्शन रहेगा, पर अभी हमारी सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि हमारे लोगों को अध्यात्म के रूप से इमोशनली अटैच कर दिया गया एक चीज़ को, और उसके अंदर मॉडर्निटी ढूंढ रहे हैं। वो मॉडर्निटी आपको कुछ हद तक काम दे सकती है, बट उसको सूर्यकांत वाघमोरे कहते हैं हिंदू मॉडर्न है वो। या आप यहाँ के मुसलमानों को भी वर्ग देखें या कोई भी जो हिस्टोरिकल इंक्वायरी निकालते हैं, तो वो खुद को एक सेटिस्फाइंग इमेजरी देखना चाहते हैं कि इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। यहाँ का आज का जो बहुजन समाज का वर्ग या कोई भी वर्ग है, उनको ये समझने की जरूरत है कि आज आप एक दूसरे के साथ संवाद कैसा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का आउटपुट है, मॉडर्निटी का है, इसके अंदर इसके इंटरफेसेस बढ़ गए, एक्सेप्टेबिलिटी है, वे ऑफ लाइफ एक तरह से बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, इसको तुम अपनी तरीके से समझो कि मॉडर्निटी के आउटपुट्स क्या है। मैं अभी राष्ट्रपति भवन था जो लुटियंस ने जो बनाया है, अब उतना बड़ा स्ट्रक्चर, राष्ट्रपति रहते,
पर लुटेन के नाम से जो आइडेंटिफाई लोग हैं उनको यहाँ गाली दी जाती है। हमारे देश की आयरनी देखो कितनी बड़ी है। ब्रिटिश का बना हुआ आर्किटेक्चर, ब्रिटिशों का बनाया हुआ खेल, ब्रिटिशों के बनाए हुए जो स्ट्रक्चर्स है उसके सबसे पहले जाके फोटो खींचेंगे, उसके बारे में प्राउड फील करेंगे। और जब बात आती है इसको क्रिटिकली एसेस करने की तो पूरा उसके सर के ऊपर मारेंगे। देखिए टेक्निकली जहाँ से क्वीन प्रोक्लेमेशन आया 90 साल ब्रिटिशों का टेक्निकली राज रहा, सिर्फ 90 साल। अगर उसको लग्जरियसली देखोगे कि वो पहले आकर ट्रेड करते थे, अगर ट्रेडिंग का भी पकड़ा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 130 साल का उनका इनडायरेक्ट और ये 90 डायरेक्ट रूल रहा है। अब हिस्ट्री को उसी के ऊपर बार बार बताया जाता है, मानो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर इंडियाज, आपको फॉर ऑल मेलोडीज दे आर रिस्पॉन्सिबल, एज इफ वो कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं हिस्ट्री की। अगर आप उसको हर रोज के इसमें, और ये सबसे नेशनलिस्ट हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा इसके अंदर में गुनहगार है। इन्होंने जो है एग्जैक्टली इन्होंने जो है एक प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण लोगों में आने नहीं दिया। तो सूरज भाई एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मॉडर्निटी वेस्ट की है वो तो एक ऐसी जर्नी है जो हो रही है, उसको रोकना अब किसी की बस की बात है कि नहीं कहना मुश्किल है। इस समय एक समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, उसका डोमिनेटिंग आइडिया जो है वो वेस्टर्न मॉडर्निटी है। इसको लेकर भारत के एलीट की स्ट्रेटजी तो बहुत स्पष्ट है कि वो उसके साथ सिंक्रोनाइज होकर उसके साथ चला जा रहा है, वो अपना फ्यूचर वहां देख रहा है, सारे लोग अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। इसमें इंडियन अंडर क्लास या सबल्टर्न या लोअर या मिडिल कास्ट गांव के लोग, इनकी स्ट्रेटजी इस मॉडर्निटी को लेकर क्या होनी चाहिए? अभी तक जो था इसमें तो वेस्ट से जो आया है, वेस्टर्न कल्चर को गाली देना, ये सब कुछ रहा है अभी तक। क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर जो एलिट वर्ग जो वहाँ पढ़ के आया, ये कॉलोनियल टाइम से चलते आ रहा है। वहाँ गया, यहाँ की ही बात नहीं, अफ्रीका की भी बात है और अन्य कॉलोनाइज कंट्रीज की भी वही बात है। उसको दिखा कि ये विषमतावादी व्यवस्था है, मुझे यहाँ नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो उन्होंने उसके खिलाफ बंद किया। वही पोस्ट कॉलोनी के बाद, आज़ादी के बाद ये वर्ग वहाँ गए, वही जो स्क्रिप्ट था वही चलाते रहे। पूरी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में पूरा डिसिप्लिन खड़ा किया, ग्लोबल स्टडीज़ किया, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ किया, सबाल्टन स्टडीज़ किया, ये पढ़ाया और वापस आकर उसी विषय में रिसर्च करता रहा। 150 साल के भारत के इतिहास के जो कॉलोनियल इतिहास, एटलीस्ट मॉडर्न कॉलोनाइज, उसके ऊपर बहुत रिसर्च जरूरी भी है। हमको ऐसे टॉपिक्स में अभी इंटरेस्ट देना चाहिए जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में भी हमारा कंट्रोल हो। वन साइडेड ये नहीं होगा। व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई अभी इस तरह से कि टेक्नोलॉजी की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो, इसको सब लगती है लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपको पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में उतनी दिखेंगी नहीं, दिखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो एक अपने इतिहास के रिसेंट हिस्ट्री से वो कहीं कहीं बंधे हुए हैं और उनके ऊपर वो एक शॉक हुआ है कि इतने साल का उनके ऊपर जुल्म हुआ, दमन हुआ, इसकी वजह से वो उस शॉक में है, वो खुले नहीं हो पाते इतनी ईजिली। वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको उतना वो प्रेशर नहीं था, तो वो फ्री डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नया करना है, कुछ आने वाले नए रिसर्च हो, आने वाले नए आइडियाज़ हो, उसके ऊपर अगर आपको छाप देनी है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ उस मार्केट की वैल्यू है, जहाँ उसका वो दुकान बसती है। ईस्ट में भी क्या है कि ईस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन मार्केट्स बन रहे हैं। चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। हमको ये दोनों आइडेंटिफाई करने पड़ेगी कि वेयर डू वी स्प्रेड आउट, और इक्वली करना पड़ेगा। ये भारत का लिबरल वर्ग, लेफ्ट वर्ग आके अंग्रेजों को गाली देता रहा, हमारे बच्चे पढ़ते रहे, उनको लगा कि ये हमारे पूरे दुश्मन है, हमारे कारणों के दुश्मन है। पर महात्मा फुले जैसे जब हम पढ़े तो हमको लगा कि अरे रुको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा कहने से कितना कुछ अच्छा हुआ, महात्मा अच्छा भी हुआ। अरे मतलब अपना इंटरप्रिटेशन कॉलोनियल के हिसाब से वन साइडेड नहीं है। हमको थोड़ा सा एटलीस्ट, टोटल उनको फेवरेबल भी नहीं, बट उसके कुछ हमारे निजी सोशल हिस्ट्री के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम नकार नहीं सकते। अपने स्टैंड पॉइंट से देखें तो वो उतना मोनोक्रॉम नहीं लगता है, क्योंकि जैसा महात्मा फुले का सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे, उनको वो पेशवा के राज में महिलाओं के लिए स्कूल खोल सकते थे क्या? उनकी बीवी को जो मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी की अहमदनगर में जो पढ़ाती थी, वो ब्राह्मण औरतों के लिए अगर वो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट था क्या? उन्हीं के लिए नहीं था तो शूद्र औरतों के लिए कैसे मिलेगा?
उसी के साथ बाबा साहब का आंदोलन, और ये जो बड़े बड़े महाराजा राजा है, खुद को ये फलाना बिस्ताना नाम देते हैं, इनके सबके कोर एडवाइजर्स ये तो ब्रिटिश थे ना। उनकी बिल्डिंगें भी उन्होंने उनके हाथ से बना के ली, आर्किटेक्चर उनके हाथ से करा के लिया, उनके नए पॉलिसीज को देखा है। कोई भी राजा का निकालो, जितने भी बड़े खुद को मूछ तान के कहने वाले कोई भी घराने हो, उनके बगैर तो उनका चलता नहीं था। और उनकी प्रोटेक्शन ली ना ये लोग ने। ये क्यों हम बोलते नहीं हमारे लोगों को कि ब्रिटिश सरकार को आप टैक्स देते थे फॉर हैविंग प्रोटेक्शन, और तुमने उनको जो भी उनकी सेवाएं होती थी, पर आज़ादी के नज़दीक नज़दीक जब आने लगी, यही राजा महाराजा डर गए कि हमारा क्या होगा। तो ये जो व्यू है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। और हमारे जो बच्चे हैं या हमारे लोग, उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये डुअलिटी जो बन गई है, दो तरीके से देखने के, हमारे लोगों को एक अलग विषय से इसको देखना होगा कि कंटेस्टेशन ऑफ हिस्ट्री ये अलग अलग तरह से हुई है, इसको compete कर सकते हैं, इसके साथ आप जीत भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको अपने सहूलत से देखो। रही मॉडर्निटी की बात, मॉडर्निटी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप अगर इतिहास की मॉडर्निटी को देखते हैं, उसकी इतिहास की मॉडर्निटी में आपको उस मॉडर्निटी का कितना फायदा हुआ ये देखो। अगर आपका वहाँ दमन ही हुआ है, तो अब ऐसे मॉडर्निटी की तरफ जाओ जहाँ पर उसके एक्चुअल तुमको उसके बेनिफिट लेने होंगे। पर जब जा रहे हो तो हेल्दी सस्पिशन लेके जाओ, ताकि एक प्रैग्मेटिक अलायंस हो। और देखो, ये जो सोच है ना, ये सोच को आपको साइको सोशल तरीके से सोचना होगा, साइकोलॉजिकली सोशली कैसे काम करती है, उसको लिए हमको हमारे आदर्श जो है, आदर्शों का अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो चीज़ों को हम नकार रहे हैं या दूर कर रहे हैं, उसको हमको एम्ब्रेस करना चाहिए, ताकि शायद आप दिलीप भाई, आप बताओ, तुम्हारे जो व्यूअर है, कितने लोग अपने आप से अपने बच्चों को हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तेलुगु मीडियम में डालना चाहेंगे स्कूलों में? एक की भी चॉइस नहीं होगी, तुम्हारा मजबूरी में जाएगा। तो तुम्हारा जवाब उधर ही आ गया, यू आर फॉलोइंग द मॉडल ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। तो उसमें ये समझने में लेकिन 30-40-50 साल खराब हो गए कि अपने, क्योंकि वेस्ट, खास करके नॉर्थ इंडिया में ये बहुत समय तक ये भ्रम बना, जिसमें ऑब्वियसली लोहिया से लेकर कांग्रेस सबका योगदान रहा होगा, बीजेपी तो थी नहीं उस समय, जनसंघ वगैरह, कि भारत से अंग्रेजी खत्म हो रही है और हिंदी का राज आ रहा है। तो हिंदी का क्योंकि राज आ रहा है, तो इसलिए अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाओ। ये जो यहाँ का थोड़ा पैसा वाला था वो भी ये कर रहा था, ज्यादा पैसा था वो नहीं कर रहा था। तो ये तो एक मतलब सिचुएशन थी। जो आप कह रहे हैं वो सही जवाब है कि हमको अपनी स्टैंड पॉइंट से, अपने लोकेशन से, अपने पर्सपेक्टिव से देख के स्ट्रेटजाइज करना चाहिए चीजों को। अब इसमें दो उदाहरण देखो, महाराजा बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर के महाराज शाहू महाराज, ये दोनों का अप्रोच बहुत अलग है। सयाजीराव गायकवाड़ ने तो कहा था इंग्लैंड भेजने की वजह मैं अमेरिका को बच्चों को भेजूंगा, तो उन्होंने जो बच्चे को स्पॉन्सर किया, उसमें से बाबा साहब भी एक थे, उनको उन्होंने अमेरिकन एजुकेशन की तरफ भेजा, क्योंकि वो खुद वहां से अनुभव लेके आए थे। शाहू महाराज का जो डिस्कोर्स था, ये वेस्टर्न मॉडर्निटी की तरफ वाला था। जब वो स्कॉलरशिप भी नहीं देते, बट जो उनके प्रोग्राम्स जो थे वो इस, और कृष्णराजा वडियार जो थे, जो मिलर कमेटी उन्होंने अपॉइंट की, जब वहाँ का जो ब्राह्मण था, उनका विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर था, जो विरोध कर रहा था, तो वडियार ने बोला, कृष्णराजा वडियार ने, कि ये मैं कमेटी बिठाऊंगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने की ब्राह्मणिज्म को अंडरमाइन करने की, उसके अंदर वेस्टर्न आइडेंटिटी और वेस्टर्न थॉट का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। बिल्कुल। इसमें एक चीज जो एक सवाल खड़ा होता है कि हम वेस्ट को कैसे देखें, ये एक चीज है जिस पर आपने अभी तक हमें बताया कि हमारे लिए वेस्ट क्या है, मॉडर्निटी क्या है, साइंस क्या है। इसको मैं थोड़ा सा गेज को बदलता हूँ कि अब वेस्ट हमको कैसा देख रहा है, और इसमें खास करके मैं इस चीज को जानने की कोशिश करूंगा कि यूएस की यूनिवर्सिटीज एक के बाद एक जिस तरह से कास्ट को प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में डाल रही है, या सिस्को का में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस जैसे आया, या गूगल में एक दलित एक्टिविस्ट बोलने जा रहा है तो वहाँ के इंडियन एम्प्लॉयज ने जिसे विरोध किया, तो ये सारे इंस्टांसेस जो हो रहे हैं, तो क्या वेस्ट अब हमको जिस तरह से देख रहा है, इसमें भी कोई क्या एक वो उसको आप पैराडाइम शिफ्ट बोलेंगे, या ग्रेजुअल कुछ चेंज हो रहा है, क्या रहा है, वेस्ट हमको कैसे देख रहा है, खास करके इंडियन सोसाइटी को, इसके फॉल्ट लाइंस को, कास्ट को किस तरह से वेस्ट देख रहा है? देखिए, वेस्ट की अप्रोच जो इंडिया की तरफ थी, वो बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी, और लोग यहाँ पर, वो हिपी जनरेशन थी यार, यहाँ पर जितने भी साधु संत बाबा हो गए हैं, प्रोफेशनल बाबा हो गए, या जो भी
कैटेगरीज के माताएं बनी, इन्होंने एक स्पिरिचुअल सोलिस देने का काम किया। क्योंकि जो वियतनाम का वॉर हुआ उसके बाद में एक तरीके से लोगों में वो थक गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का जो 30 साल का जो पीरियड था उसके बाद ये एक बहुत बड़ा टेंशन वाली बात बन गई थी। तो उनको ये स्पेस मिला और इसके लिए इंडिया को वो बहुत रेस्पेक्टेबली देखते थे। और जब कास्ट का इशू आया तो रिकॉर्ड्स में देखते कि वो चिंतित हो गए। अब इसमें 2 बड़े उदाहरण हैं। एक तो एलिनर जेलियट जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की थी, और फिर बाद में गेल ऑफबेट उनकी जूनियर, और उसके बाद में फ्रांस के जो रिसर्चर्स थे। तो 1970s 80s में उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने देखना शुरू कर दिया उन्होंने उसकी प्रैक्टिकल उसकी एनालिसिस दी। अब उसके पहले तो इंडिया उतना गोल्डन उनके लिए शायद नहीं रह गया जब ये सारी चीजें खुलने लगी। जब बात होती जैसे जॉन पी मेंचर वगैरह जब वो देखने लगी कि इंडियन सोसाइटी नीचे से कैसे दिखती है, तो या और फिर अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, माइकल विकेंजी, या एक उसके पहले 40-50 दशक में अपने लुइस डुमॉ एक बहुत ही क्रिटिकली देख रहे थे। फिर इंडिया में जो एक फ्रेंच राइटर एंद्रे बेते, जो उनकी फैमिली फ्रेंच बैकग्राउंड से थी, पर जब ये लोग जब एनालिसिस कर रहे थे 1930s 40s में, ऑलरेडी इंडिया को क्रिटिकली कास्ट रूप से एनालिसिस अमेरिका में सोशियोलॉजी डिसिप्लिन ने शुरू कर दिया था। जर्नल में बड़े बड़े आर्टिकल डिबेट होते थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और ये डिबेट में जब लोगों ने आजमाया कि भारत की जो रोमांटिक पिक्चर है वो शायद उतनी नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर जब ये क्रिटिकल एनालिसिस आया उसका उतना एक हद तक रह गया। लोगों ने सुना है कॉन्फ्रेंसेस में, कई कमेटी ने उसको आजमाया और बोला कि ठीक है, 1-2 रिकमेंडेशन कमेटी देती थी, या इंटरनेशनल फोरम हो या कुछ भी हो। अब जो हो गया है ये है बहुत बड़ा एक तरीके से रिवाइवल है दलित इंटरनेशनलिज्म का, एंटी कास्ट स्पेस का यूनिवर्सलिज्म बन रहा है। और ये जब बन रहा है तो जो खुद विक्टिम थे, विक्टिमों के पास वो माइक आ गया, आवाज़ आ गई, तो अपना जो विक्टिमाइजेशन है वो इतना आर्टिकुलेटली बता रहे हैं ताकि आगे वाले को भी आपने मॉरली और लीगली कंपेल कर दिया कि इस चीज़ों को आपने समझना चाहिए। क्योंकि दमनकारी जो व्यवस्था है वो कोई भी सोसाइटी आज की इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंडिया एक ऐसा है जिसको स्पिरिचुअली उसने कहा कि ये तो ठीक है। वही जैसे बाबा साहब ने कहा कि आप कास्ट प्रैक्टिस नहीं करते, आप तो रिलीजन एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। रिलीजन क्योंकि आपको कास्ट सिखाता है तो आपको एक उसमें रिलीजियस फिलोसॉफिकल सैंक्शन मिलता है कि जो हम कास्ट कर रहे हैं ये तो ऊपर से आया है टाइप। तो इसमें जो आप अगर ये कह रहे हैं कि वेस्ट की जो दृष्टि थी भारत को लेकर उसमें बदलाव आया है, और वो एक रोमांटिक अध्यात्म ये वाला जो भारत था इसकी छवि अब धीरे धीरे कंटेस्टेशन में है, चैलेंज हो रही है, और भारत की सोशल रियलिटी अब उनके सामने खुल रही है कि इंडियन सोसाइटी दरअसल अपने ही एक बहुत बड़ी आबादी को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करती है, सब्जुगेट करती है। तो ये जो वेस्ट की नई दृष्टि है जो कि अब वहाँ पर यूनिवर्सिटीज और कंपनीज और ये सब में जो एक तरह से अनफोल्ड हो रही है, क्या ये इंडियन जो खास करके फार्मर अनटचेबल्स हैं या जो फार्मर्स कम्युनिटीज़ हैं या जो भी प्रोड्यूसिंग कास्ट्स हैं, क्या इनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी खोलती है, कोई नया मौका खोलती है, कोई इनके साथ क्या इस इंटरसेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या होने वाला है? देखिए, अभी तक तो उसका प्रैक्टिकल एम्युलेशन कुछ हुआ नहीं है, अभी तक सिंबॉलिकल लेवल पर है, और बट इट इज नेवरदलेस अ स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिज्म। अब 1990s के बाद में जो यहाँ का एक ओबीसी वर्ग के अंतर चेतना तैयार हुई, ओबीसी नहीं और भी कास्ट के अंदर, तो वो वर्ग अभी 50-55 ईयर्स में है, उनके बच्चे एक अलग कॉन्शियसनेस में तैयार हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे बोलने वाले लोग जो है जाति के ऊपर या अन्य सोशल इश्यूज के ऊपर, उनको वहाँ एक रिकॉग्निशन है, उनको वहाँ सुना जा रहा है, उनको वहाँ बोला जा रहा है। और ये केस है, जैसा मैंने कहा, एक मॉरली कंपेलिंग केस है। अब इसके अंदर जो आने वाली जो सुविधाएं हैं, जो दुविधाएं हैं,
जो डिफिकल्टीज होगी या अपॉर्चुनिटीज होगी, उसको हमको ये समझ कर चलना होगा कि इट इज एडवांसिंग अ सर्टेन पैराडाइम। वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का है, लिबरलिज्म का है, कैपिटलिज्म का है, न्यू लिबरलिज्म का है, वो आप अपने सहूलियत से देखो, पर इसका फायदा तुम्हारे ऊपर जो जुल्म कर रहा है वो करके ले रहा है। डाइवर्सिटी कोटा हो गया, या उसके अंदर फीमेल का ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, या LGBT, ये अलग अलग इसको यूज करके उस फ्रेमवर्क में घुस रहा है। फिर भी हमको जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज है, हमको तो स्टोरीज मैन्युफैक्चर करने की भी जरूरत है। हमारा इतिहास उस तरह से हमको बताता है। तो हमारे समाज के जो यहाँ का जो विक्टिम क्लास है, वो विक्टिम क्लास को वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से दिखाई देती है कि उनके इश्यूज को अभी आप साइडलाइन नहीं कर सकते, आप उनको सुन के लेना पड़ा। एक जो कंपेलिंग बात है कि उनके नैरेटिव में पावर है, उनके में ताकत है, वो डिस्कस कर सकते हैं, वो फ्रीली उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। तो उसका हमको ये देखना होगा कि इंटरनेशनल डिस्कोर्स में हम कैसे मेन स्ट्रीम बने, और वो सिर्फ विक्टिम दृष्टिकोण से मत बनो, जैसा आपने कहा प्रोडक्टिव दृष्टिकोण से बनो, क्रिएटिव दृष्टिकोण से बनो, लीडरशिप दृष्टिकोण से बनो। यानी यूटिलाइज योर स्टोरी बट यूज अ डिफरेंट टेम्पलेट टू एडवांस योर कॉज, ताकि हमेशा विक्टिम रहकर आप एक बात एक समय के बाद वो नहीं चलेगा इसमें। लेकिन एक चीज मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ आपसे कि जो यहाँ का कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर का नीचे का आदमी है, उसको उसके प्रति अगर उनकी गेज बदली है, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ का इलीट, जो डायस्पोरा में मैक्सिमम शुरुआत में जो लोग गए हैं, वो 70-80% हिंदू अपर कास्ट गया है यहाँ से, उसको लेकर फिर अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो कोई डिस्क्रिमिनेट करने वाला भी होगा, और वो डिस्क्रिमिनेट करने वाला अगर अपर कास्ट का आदमी है, अगर ये गेज उनकी बनी है, तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई बेनिफिशियरी है तो किसी को लॉस भी होना है। तो हिंदू अपर कास्ट इस पूरे आर्गुमेंट का कि ये जब गए तो कास्ट लेकर गए, और कास्टिज्म वहां भी जाके प्रैक्टिस करते हैं, सिस्को जैसी कंपनी में और सब जगह पर, और कॉलेज में भी करते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी में इसलिए खास करके अनफॉर्मल अनटचेबल्स को बचाने की जरूरत है, इसलिए कास्ट प्रोटेक्टिव कैटेगरी में डालना है। ये खुद को क्या स्ट्रेटजी, इनके आर्गुमेंट क्या हैं, जो हिंदू अपर कास्ट आर्गुमेंट डायस्पोरा का, वो क्या है, वो कैसे खुद को इस समय डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? देखिए, सबसे पहले उनमें क्या हो गया है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनमें वो रजिस्टर ही नहीं हुआ है कि जो हरकतें वो करते हैं वो किसी को दमनकारी है, किसी के लिए वो भेदभाव वाली है। उनके लिए तो रेगुलर प्रैक्टिस है, उसके अंदर ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ है, क्योंकि वो माइनॉरिटी ग्रुप है वहाँ पर, हाँ, वेस्ट में। और माइनॉरिटी होने के कारण माइनॉरिटी की अपनी वनरेबिलिटीज होती है, और वो माइनॉरिटीज वनरेबल है, उसके इंट्रा जो कम्युनिटी के इश्यूज है सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो चाहती है कम्युनिटी का इशू है। हम जो है, हम स्टेट लेवल की पॉलिसीज में आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी की इसमें आपको मदद करें। अब जब ये प्रैक्टिस कर रहा था वर्ग, इसको समझा ही नहीं, क्योंकि वो या उसका यही नॉर्मेटिव आइडिया था, वही उसका कॉमन सेंस था कि ये तो ऐसे ही तो होता ही है, और ऐसे कैसे बोल दिया तुमने कि ये गलत है, ये तो ऐसा होता है। फिर उसने उसको क्या किया, उसने उसको अपने संस्कृति का हिस्सा बनाया। संस्कृति के बाद भाषा का बनाया कि भाषा में हमारे इस तरह का एक आस्वाद है, हम इस तरह से बर्ताव करते। उसके साथ रिचुअल का उसको अपना इंटीग्रल पार्ट बनाया, ये डिफेंड के लिए बनाया, और उसके साथ थ्योरी को प्रायोरिटाइज दी, प्रैक्टिस को उन्होंने अंडरमाइन किया। अब मैं समझाता हूं, जैसे ऐसे बोलेंगे कि वर्ण जो है ये तो जात बर्थ बेस्ड नहीं है, और इसके लिए आप वेद पढ़िए। तो थियोरेटिकल, और उसके साथ साथ उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल की जो लैंग्वेज है उसको खुद के एडवांटेज में ले लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कह रहा है और हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है, तो खत्म कर दिया जा चुका है भारत में, अब हम कास्टिज्म कैसे लेके आए? प्रिसाइजली। तो उसके लिए ये जो 4 फ्रेमवर्क उन्होंने यूज किया, कल्चर, लैंग्वेज, रिचुअल एंड थियरी, अगर आप उनके दृष्टिकोण से देखोगे तो ये तो इनोसेंट है ना सब, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, अनलेस एंड अनटिल आई पुट अ स्टेप। पर ये भी बात है कि हिंदू सवर्ण जो वर्ग है अमेरिका का, जो कॉन्शियस है, जिसने ये भुगता है, वो जो हाशिए के लोग हैं वहाँ पर, कास्ट विक्टिम्स, उनके साथ खड़ा है, डट के खड़ा है। और ये लोगों की संख्या ज़्यादा अखबारों में बताई नहीं जाती है,
और जिसको लग रहा है कि कास्ट के ऊपर लेकर हम हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, उसको अभी तक ये पल्ले नहीं पड़ा है कि इनका जो एथिकल मैंडेट है जिसके लिए डिफेंड कर रहे हैं, ये इन्हीं को अंदर ले जा रहा है, गड्ढे के अंदर। क्योंकि राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क की अभी ज्यादा पहचान है। एक जमाने में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को माना जाता था, अभी राइट्स बेस्ड, इंडिविजुअल राइट्स बेस्ड होती है, कम्युनिटी राइट्स बेस्ड होती है। तो ये समझ नहीं पा रहे, और जितना ये मुंह खोलेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में, तो उनको उतना ज्यादा आर्काइवली नुकसान होने वाला है। तो वो समझ नहीं रहे, और उसकी वजह से ये जो लीगल प्लूरलिज्म की बात है, वो लीगल प्लूरलिज्म फिर वो एक कट्टरवाद में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, लगभग वो और एक चमत्कार से देख रहे हैं हो क्या रहा है कि कास्ट को लेकर वेस्ट में ये डिस्कशन हो ही क्यों रहा है। इस तरह से वो देख रहे हैं एज इफ कि हम तो अमेरिका आने के बाद तो कास्ट हमने पीछे छोड़ दिया, इसकी बात आज क्यों हो रही है। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और इंडियंस को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आर्गुमेंट मैं उनका देख रहा हूँ, और ये आर्गुमेंट उनका जो है वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस है जो बाकी कास्ट के लोगों का, उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है। तो शायद ये एक प्रॉब्लम इसकी आ रही है। देखिए, उन्होंने क्या किया कि जब मौका मिला, हिंदू सवर्ण ये जनरली एक मतलबी कौम है, जहां उनको मतलब मिला दे आर विलिंग टू चेंज द साइड्स, जनरली, नॉट इंडिविजुअली। जनरली एक देखा जाता है कि जो भी समाज के लोग, जब भी अंग्रेज, ये शायद किसी भी देश के लीड के लिए शायद सच है लगभग एक तरह से। ये फ्रांस फेनो की वही आर्ग्यूमेंट है, डुबॉइस की, अम्बेडकर, सब मतलब ये वही कह रहे हैं। जिसके पास साधन संपत्ति है वो प्रिजर्व करने के लिए जो भी है, दैट्स नॉर्मल, एंड दैट्स अब उसको बोलकर तुम ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहे हो। दैट्स हाउ द नेचर ऑफ मार्केट फोर्सेस वर्क। पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि कास्ट नहीं है, वो मानते हैं कास्ट है। क्यों? क्योंकि कास्ट में संगठन है, हर जाति का एक संगठन है, उनके अपने त्योहार है, उनके अपने संगत है। फिर वो मुसलमानों में भी है, सिखों में है, तुम्हारे क्रिश्चियनों के अलग अलग वहाँ पर गुरुद्वारा, ये टेम्पल्स है, ये चर्चेस है, और हिंदुओं के तो है ही है। तो इसको तुम नकार नहीं सकते। पर प्रॉब्लम क्या हुई है कि क्वेश्चन आया है वहाँ के कास्ट ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की स्ट्रेंथ, जो एक्सवाइल अनटचेबल्स थी, उन्होंने खुद को एसेट करना शुरू कर दिया। अब जब वो विक्टिम ही कह रहा है तो तुमको तो सुनना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने उनके नैरेटिव को कम करने के लिए वो कहने लगे कि ये वेस्टर्न प्लॉट है, ये वेस्टर्न लोगों का ये कर रहे हैं। अब जितना वो करते रहेंगे उतना उनको उसका नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि कोई और तो बोल नहीं रहा, वो खुद ही बोल रहे हैं। इसकी वजह से उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी उन्होंने अगर थोड़ी बदली तो शायद उसमें कुछ अच्छा उनके लिए हो सकता है। पर जहाँ जितना मैं देख रहा हूँ उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है इस इशू को एड्रेस करने के लिए, पर वो नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल यू चैलेंज द होल बेसिस ऑफ कास्ट। और प्रिविलेज छोड़ना पड़ेगा ना, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए अगर अपने प्रिविलेज छोड़ने पड़ेंगे तो ये तो एक दूसरी तरह की उदारता है जो शायद इसमें उसके लिए तैयार भी नहीं है। और ये क्या करते हैं, उस कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने के लिए इसको हिंदू मुसलमान का इशू बना देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुसलमान इस तरह से है, उसमें भी तो है। हाँ, और उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, पर फिर वो डायलॉग वहीं तक सीमित रखकर, अभी मुझे एक बिलियनर औरत मिली, सैन फ्रांसिस्को गया था, वो मतलब उस बे एरिया में बड़ी है, और वो कैसा होता है कि इंडिया का जो पैसे वाला वर्ग है वो इमीडिएटली नेशनलिस्ट बन जाता है फॉरेन कंट्री में, देश प्रेमी बन जाता है। और उनका देश प्रेम ये रात के ड्रिंक्स के बाद शुरू होता है। तो वो बेचारी मिलने आई, बूढ़ी औरत थी, वो कहने लगी, सूरज आपको मेरे से क्या तकलीफ है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने इसके रिचुअल से और जो है, मैंने कब कहा कि आपको कुछ दिक्कत है, मेरी को दिक्कत है, आप अपनी प्रैक्टिस करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहने लगी, फिर वाई आप मेरे को मेरे फेथ के ऊपर चैलेंज क्यों कर रहे हो। मैंने कहा ये भी गलत है, आपका फ्रीडम है, आपका जो रिलीजन फ्रीडम करना है वो कर सकते। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, मेरी कहानी में अगर आपको एहसास हो रहा है कि आपको कहीं बताया गया है तो आपको रेक्टिफाई करना होगा। बट मैंने ये नहीं कहूँगा, और मैं ये पहले ही कह रहा हूँ, किसी की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके ऊपर कोई कुछ मेरे लिए तो आप जो भगवान जो कुछ है दैट्स योर पर्सनल क्वेश्चन, बट
it never remains personal because it is exercised as a social. क्योंकि जब तुमको एक्सरसाइज कर रहे हो सोशल, उसमें कम्युनिटीज है, वो दिक्कत है. अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लेयर्ड नुआंस है, बहुत कम लोगों को जानते हैं. डिस्क्रिमिनेशन है सोशल फैक्ट लोग नहीं मान पा रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि मैंने तो कास्ट प्रैक्टिस की नहीं एज इंडिविजुअल, और मैं तो किसी के साथ भी खाना खा लेता हूं, मैं तो किसी कास्ट पूछता नहीं हूं. तो सोशल फैक्ट के तौर पर शायद उसको वो देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं और कनिंगली उसको छिपा रहे हैं. नहीं, मेरे हिसाब से दिलीप भाई यहाँ पर भी ना थोड़ा सा एक लोगों ने क्या किया है कि कंफ्यूज किया है. डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है, डिस्क्रिमिनेशन की बात को उन्होंने इस तरह से समझा जो पेपरों में पढ़ता है. हम तो ये करते नहीं है, हम तो जलाते नहीं है, हम तो घोड़ी पे बैठे हुए इनको मारते नहीं है. ये क्या बात कर रहे हो? हम तो औरतों को, दलित औरतों को रेप या मर्डर नहीं करते. आप क्या कहोगे? उनका डिस्क्रिमिनेशन जो फ्रेमवर्क है वो समझ नहीं पाते कि देयर आर लेयर्स. हरीश बंदेर, सुखदेव थोरात और बाकी स्कॉलर्स ने 500 एंड मेरे लगता है 65-75 टाइप्स के अनटचेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया. इवन आपके पास दो तरह के बायोडाटा आते हैं. एक बायोडाटा का सरनेम देखकर आपने उसको इंटरव्यू नहीं बुलाया, ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. सिर्फ घोड़े से उतार देना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ये इसको उस तरह से भी देखा जाना चाहिए. आप अगर आगे वाले की खुद की आइडेंटिटी को प्राउडली डिस्प्ले करने से कहीं ना कहीं आप बैरियर खड़ा कर रहे हो, वो डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है. आपके जात के रिलेटेड जो सभाएं हैं, कम्युनिटीज हैं, मैट्रिमोनीज होती है, उसके अंदर ही आप अपना चला रहे हो, इंटरनलाइज करके उसका एक एंडोगेमस स्ट्रक्चर चल रहा है. तो ये समझने के लिए उनको अनुभव लेना पड़ेगा. पर अभी क्या हो गया दिलीप भाई कि जो विरोध भी कर रहे हैं या फेवर में भी है, ये दोनों भी मेरे हिसाब से गलत है. वो एक अमेरिकनाइज्ड पर्सपेक्टिव से इंडियन कास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कास्ट इज अ यूनिक प्रॉब्लम ऑफ अ सर्टेन प्लेस, पीपल हैव कैरीड इट. बट अगर उसको आप एक अमेरिकन पिज्जा लगा लो पराठे के ऊपर, इट गोना क्रिएट अ कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट. तो वही हो रहा है जो इस एडवोकेसी के चंगुल में फंसे हुए, और उसको मैं दूर से देख रहा हूँ कि किस तरह से ये एनेक्ट हो रहा है. राइट. इस पर तो हम लोग खैर फिर से कभी थोड़ी लंबी बातचीत हम लोग करेंगे इस पर. ये जो उसके अंदर के जो फिर फॉल्ट लाइंस हैं, इस पूरे डिबेट के भी फॉल्ट लाइंस हैं अपने, और उसमें अपने प्रॉब्लम्स हैं. एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा सूरज, कि ये जो इजाबेल विल्किंसन ने जिस तरह बताया कि जो अमेरिकन कास्ट सिस्टम है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, और जो ब्राउन्स हैं वो एक तरह से मिडिल कास्ट की तरह हैं, एक्ट कर रहे हैं. और उसका मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको समझने की कोशिश करूं, तो जो साउथ एशियंस या एशियंस गए हैं, वो अगर टोटल अमेरिकन कास्ट सिस्टम में कहीं पर फिट हुए हैं, तो क्या ये संभावना है कि जो इंडियंस वहाँ गए खास करके, और साउथ एशियंस गए अपर कास्ट के, हिंदू मुस्लिम सबके, वो लॉन्ग टर्म में क्या खुद को वाइट्स के साथ एसोसिएट करके ब्लैक्स को परमानेंट ब्लैक बनाने के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के पार्ट बनने के लिए तैयार बैठे हैं, या ये संभव नहीं है? आप इस पूरे मामले को उस इजाबेल विल्किंसन के पूरे आइडिया के साथ मिलाकर कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, हमको ये समझना होगा कि यहाँ के जो साउथ एशियंस है या इंडियन है, जो अमेरिका में गए और जो प्रोमिनेंट पोजीशन पे गए, उन्होंने खुद के साथ वाइट के कल्चर के साथ एसिमुलेट करना शुरू कर दिया. इंडियन की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट ग्रुप के साथ ही वही होता है. दे ट्राई टू एसिमुलेट विद द रूलिंग क्लास, वहां पर लेना कोशिश करते हैं. और उनकी ब्लैक्स के साथ उनकी शादियां नहीं हो रही हैं. नहीं, मतलब बहुत कम. जनरली ब्लैक्स के साथ नहीं, एक तो उदाहरण शिकागो में था कि एक डॉक्टर या प्रोफेसर की लड़की ने ब्लैक आदमी के साथ शादी की थी, उसने दोनों को मार दिया. तो वहां पर भी वही लेके गए. इंटरकास्ट वायलेंस को उसने अंजाम दिया, टाइप के वायलेंस को. तो जैसा बॉबी जिंदाल हो गया, या निक्की हेली हो गई, या वहाँ के जो राइट विंग एक्सपर्ट्स हैं. अभी निक्की हेली ये सिख कम्युनिटी से है, इसने गोरे आदमी से शादी की, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी उसने वो बदलती रही. अब वो गवर्नर की रेस में के लिए उसका वो चल रहा है. न्यूयॉर्कर ने, जिलानी कॉब ने उसके ऊपर अच्छी प्रोफाइल लिखी है. तो ये स्ट्रक्चर चलते रहता है. उसके साथ साथ ब्लैक होने का भी एक तरीके से एफिलिएट होना है.
पर ब्लैक कौन? ब्लैक एलिट। पीओए होना है, पीओसी होना है। बिल्कुल, ताकि आपको क्या है कि उसके जो डिविडेंड्स है और वो कल्चर का भी हिस्सा हो सकता है। अभी देखो कुछ जो गरीब लोग गए हैं उनको बाय डिफॉल्ट उस एरिया में, उस घेटो में रहना पड़ा, उसकी वजह से वो पले बड़े और उसके अंदर उनका वो चयन हुआ। हिस्टोरिकली कॉलोनियल टाइम्स के इससे ब्राउन जो वर्ग था इंडिया का, जो ले गए थे अफ्रीका में कहीं और, वो मिडिल रंग पे था और वो हमेशा ट्राई करते रहा कि मैं अपस्केल हो जाऊं। और हर ग्रुप की ये बात है, ये इसमें कोई नया नहीं है। वो लोअर को दूरी रखते थे कि हमको इनसे एफिलिएट नहीं होना है। इंडियन कास्ट सिस्टम में वही होता है कि दलितों के साथ एफिलिएट मुझे मत कराओ, बाकी के साथ मैं रह सकता हूँ। तो ये डर के लिए, पर अभी वो डिस्कोर्स चेंज हो रहा है क्योंकि पावर का एक होता है, पावर बैलेंस हमेशा करती है। तो अभी पावर की बैलेंसिंग प्रोसेस शुरू हुई, तो अभी ये डर गए, तो उसके लिए फिर वो ब्लैक के साथ एफिलिएट करना चाह रहे हैं। और विल्करसन ने जो इसके अंदर आर्गुमेंट दिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आई। वो लोगों को, वो मुझे लगता है कि वो अलग दृष्टिकोण से पढ़े होंगे या जो भी कुछ है, पर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो अमेरिका का है या यूके का है या वेस्टर्न सोसाइटीज का है, कुछ हद तक कुछ यूरोपियन कंट्रीज का है, वो हमेशा रह चुका है। कभी उसमें इमिग्रेंट आ गया, रेफ्यूजी आ गया, या अफ्रीका से आया हुआ वर्कर आया, या मिडिल ईस्ट से बोलने वाला कुछ बंदा आया, ये हमेशा वहाँ पे रह चुका है। साउथ एशियन कम्युनिटी ने हिस्टोरिकली, भगत सिंह थिंड या और लोग भी थे, ये लोगों ने तो बाकायदा, यार गोरा है, मैं आर्यन रेस से हूँ तो मुझे एडमिशन मिल जाए, उसके लिए उसने पिटीशन कोर्ट में लड़ा हो। तो ये भी उदाहरण हमारे पास है। पर ये देखने को नहीं मिला कि एक बार एक अनुभव पब्लिकली है, जो एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है जो ऑफिस सीरीज में आती थी, वो एक साउथ एशियन कैरेक्टर था, तमिलियन थी वो, उसने अपना नाम भी उस तरह से बदला, तमिल नाम निकाल दिया। उसका भाई डार्क स्किन था, उसने खुद को ब्लैक बताकर मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया, ये एक्सपोज हुआ था। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है वहां का तुम फायदा उठा के लो, और ये आपको बेशर्मी से करने वाले लोग भारत की जो मेंटालिटी में दिखते वो वहां पर भी दिखते हैं। वहां वो इसलिए कर पाते क्योंकि वहां की डेमोक्रेटिक सेटअप आपको उस तरह का हक देती है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी लाइक दैट, टू बी अ सर्टेन बिगट ऑफ सॉर्ट। तो वही हमको आज भी, यही हो या अमेरिका में या कहीं और हो, हमको थोड़े अधिक प्रमाण में दिखता है, कभी कभी एक्सट्रीम में दिखता है। और ये क्यों दिखता है? क्योंकि उसके कॉन्ट्रास्टिंग जो ग्रुप्स है, जो अप्रेस्ड है, वो वहां पर एग्जिस्ट है और वो अभी खुद के इश्यूज को कहानियां बताना शुरू कर यस और वो एम्पलीफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये, एक तरह से वेस्ट में रहने वाले भारतीयों के लिए, और उसका भारत पर भी मेरे ख्याल से असर होने वाला है आने वाले समय में। तो इसको हम लोग शायद आने वाले दिनों में और अनफोल्ड होते हुए देखेंगे, और सूरज भाई से हम लोग इस बारे में आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया किस तरह से बदल रही है और अलग अलग लोगों के लिए किस तरह से अलग अलग तरीके से बदल रही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।